अभी तक हमने क्या देखा कि भारत में जो वन है वो क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो उनको क्या करना है, संरक्षण करना है। तो एक जो मनोवैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था गिलफोर्ड, क्या नाम है, तो वो कहता है कि जो व्यवहार के कारण, किसके कारण, और व्यवहार में आया परिवर्तन कहता है अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये कहता है कौन, गिलफोर्ड। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी व्यक्ति के एक झापड़ दोगे, ठीक है, क्या दोगे, एक झापड़ दोगे, तो वो व्यक्ति भी क्या देगा आपको, एक झापड़। आपका व्यवहार था कि आपने उसको क्या दिया, एक झापड़ दिया, और वो वापस क्या पता एक झापड़ की जगह दो झापड़ भी चेप दी, तो व्यवहार के बदले क्या हो गया, व्यवहार। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी जो प्रकृति है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। तो अब नष्ट करोगे तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा। यदि आपने उसको समाप्त मिला है तो समाप्त किया है, तो उसके प्रतिफल में क्या हो रहे हैं, आज अनेक सारे प्राकृतिक संकट पैदा हो रहे हैं। प्राकृतिक संकट मतलब जैसे हमारे यहाँ पे वर्षा की अनिश्चितता होना, कभी वर्षा होती नहीं है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अकाल पड़ जाता है, या फिर कभी जो वर्षा है वो सर्वाधिक हो जाती है। तो ये क्या कारण है उसके, हम जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कारण है। ठीक है, तो अब हमारे को देखना है जो वन और वन्य जीवों का जो प्रकार है या इसके वितरण। अब इसके जो प्रकार हैं इनको कैसे वो करेंगे विभाजन, यानी किस प्रकार से इनके प्रकार को विभाजित करें। तो पहली बात आती है जो वन है और वन्य जीवन है, इनके ऊपर नियंत्रण कौन रखेगी, ठीक है, यानी किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे, किनका अधिकार होगा इसके ऊपर, नहीं, इसके ऊपर अधिकार रहेगा किसका, सरकार का। किसका अधिकार रहेगा, सरकार का। जो सरकार है उसका किसके ऊपर अधिकार है, वनों के ऊपर अधिकार है। तभी तो हम इसके प्रकारों में विभाजित करेंगे, कितने प्रकारों में विभाजित किया है वनों को या वन्य जीवों को। तो सरकार का अधिकार है, तो सरकार कौन चुनता है, हम चुनते हैं। तो उसमें क्या होती है, जो कार्यपालिका होती है उसमें सरकार के कुछ, एक तो प्रधानमंत्री स्वयं होता है, जैसे कि अगर केंद्रीय स्तर पे देखें तो सरकार में कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और उसकी जो पार्टी है उससे संबंधित जितने भी नेता हैं वो है। और प्रधानमंत्री क्या होता है, कुछ विशेष व्यक्तियों को या विशेष मंत्रियों को जो वोट जीत के आए हैं उनको कुछ विभाग आवंटित कर देता है। अब वो विभाग क्या हो गए, सरकारी हो गए या नहीं हुए, हो गए ना। तो इसमें एक विभाग है जिसका नाम है वन विभाग। क्या नाम है, वन विभाग। तो अब ये जो वन विभाग है, वैसे तो सरकार भी तो इसका वो कर रही है, इनके प्रकारों में विभाजित कर रही है, सरकार के अधिकार में है ना ये। और सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है वन विभाग। क्या नाम है, वन विभाग, हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये है। उसके अलावा मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा कुछ ऐसा सोचे कि और भी वनों को संरक्षण करना है, कुछ अन्य एक आधा विभाग और बना दिया जाए, तो कुछ अन्य विभागों के द्वारा इनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। हाँ, तो ये किसके अधिकार में आते हैं, सरकार, वन विभाग और अन्य विभागों के नियंत्रण में आते हैं। इन्होंने, ये जो सरकार है या वन विभाग है या अन्य विभाग, इन सभी ने मिलके इसको कितने भागों में या कितने प्रकारों में या इसका वितरण कितने भागों में किया, तो इसका कितना भागों में किया, 3 भागों में वर्गीकरण। कितने भागों में वर्गीकरण, 3 भागों में क्या किया, वर्गीकरण किया, वर्गीकरण, प्रकार, वितरण। ठीक है, तो इनमें 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो संरक्षित, कौन सा, संरक्षित, एक है रक्षित, और एक है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत। ठीक है, कितने हैं, 3 है। एक तो है संरक्षित, संरक्षित की जगह आरक्षित करो आप, क्योंकि संरक्षित और रक्षित लगभग एक ही होते हैं। तो इसमें क्या करना है, आरक्षित। ठीक है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन, इन 3 भागों में विभाजित किया है। फिर से देखो, वन और वन्य जीवों के प्रकार। तो इन ये जो वन और वन्य जीव किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और सरकार में भी किसके अधिकार क्षेत्र में, वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में। और उसके अलावा अन्य विभागों को भी इसकी जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी जाती है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये जो सरकार है या वन विभाग है, इसने इन वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है, जिनमें पहला वर्गीकरण है आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। अब इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया, 3 भागों में किया हमने। ठीक है, कि हमने कहा कि जो भारत में वन है, ये वन किसके अधिकार में आते हैं, सरकार के अधिकार में आते हैं। और सरकार के भी एक विभाग है वन विभाग, मुख्यतः तो इनमें। पर कभी कभी क्या होता है कि जो वन वाला क्षेत्र है इनको कुछ अन्य विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, तो उसमें, तो ये जो अधिकार क्षेत्र हैं
किसके पास? सरकार और वन विभाग के पास। तो सरकार ने इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया, जिसमें से एक तो था आरक्षित। कौन सा था? आरक्षित। एक था रक्षित और एक था अवर्गीकृत। क्या था? अवर्गीकृत या अवर्गीकरणीय बोल दीजिए, ठीक है। अवर्गीकृत कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। बोलो साथ, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। किसने वर्गीकरण किया? सरकार या वन विभाग ने। किसने वर्गीकरण किया? किसने किया? ठीक है, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। याद रह जाएगा ना? बिल्कुल। तो अब जो आरक्षित वन है, अगर टोटल वनों के देखो, टोटल वनों को 100% मान लिया जाए, तो उनमें से जो आरक्षित वनों का हिस्सा आता है, कहाँ पे? भारत में। जो भारत में आरक्षित वनों का हिस्सा की बात करें तो लगभग 1/2 यानी आधे से अधिक जो वन है वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? आरक्षित में आते हैं। कौन से में आते हैं? कितने? आधे से ज्यादा वन कहाँ पे आते हैं? आरक्षित में। ठीक है, तो जो आरक्षित क्षेत्र हैं इनमें वन और वन्य जीवों को क्या प्रदान किया जाता है? संरक्षण का प्रदान किया जाता है। और पूर्णतः इनको क्या किया जाता है? संरक्षण। किसको? वन एंड वन और वन्य जीवों को, वन्य जीवों को क्या किया जाता है? संरक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लकड़ी उकड़ी काटने पे भी मनाही हो जाएगी, शिकार पे मनाही हो जाएगी, तो इसमें पूर्णतः संरक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद में इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि अत्यधिक मूल्यवान हो गए नहीं, इनको संरक्षण प्रदान कर दिया तो अब ये मूल्यवान हो गए, तो इसलिए इसको कहते हैं अत्यधिक मूल्यवान जो वर्गीकरण है ना उनके वृक्ष आरक्षित वनों में। ठीक है, तो आरक्षित वनों को एक अत्यधिक मूल्यवान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाँ, अत्यधिक मूल्यवान वन। यहाँ तक क्लियर? स्पष्ट रूप से, कोई दिक्कत? ठीक, अब अत्यधिक मूल्यवान हो गए तो ये कौन से क्षेत्रों में पाए जाएंगे? तो इसमें याद रखना, एक तो तटीय क्षेत्रों को याद रखना। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो कौन से क्षेत्र, जैसे कि ये है भारत, ठीक है ना, भारत फोटोरी, ठीक है ना। तो भारत के अंदर एक तो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके जस्ट नीचे है तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्लियर? उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एक है इस क्षेत्र में केरल, क्या नाम है? क्लियर? एक हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर, पहले तो राज्य था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसमें भी ये वन पाए जाते हैं, जे एंड के। उसके अलावा यहाँ पे एक तटीय क्षेत्र ये भी है, महाराष्ट्र, MH। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आरक्षित वन है, कौन से वन? आरक्षित वन, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, तो आप ये ध्यान, आपको याद रखने का तरीका ये है कि ये तटीय क्षेत्रों के पास सर्वाधिक पाए जाएंगे। क्लियर? तो कहाँ पे? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो भारत में है, तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हैं। कौन से वन? आरक्षित वन। तो अब पूछेगा कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है या कहाँ पे? तटीय क्षेत्र नहीं लिखना, ये बताया हूँ, तो आपकी बुक में सीधा लिख रखा है। एक तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक पाया जाता है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है, उसके अलावा जो केरल है उसमें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, AP। क्लियर? हाँ, तो मैं यहाँ पे बता दिया ना, आंध्र प्रदेश, ये चित्र बना लेना। ठीक, हाँ, तो हमने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? आरक्षित वनों को, कि जो हमारा वन विभाग है या जो सरकार है वो कितने भागों में वर्गीकरण किया है वनों का? 3 भागों में वर्गीकरण किया है, जिसमें एक तो है आरक्षित वन। आरक्षित वन जो कि भारत के अगर 100% वनों की बात करें तो लगभग 50% वन तो आरक्षित ही है, आरक्षित क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं, कि सरकार इनको पूर्णतः क्या कर रखी है? संरक्षित। ये एक प्रकार से सुरक्षित है, इनमें लकड़ी काटने पे इनके ऊपर क्या है? मनाही है। तो वन और वन्य जीवों क्या किया जाता है? संरक्षण, यानी शिकार भी नहीं कर सकते आप।
और इसलिए ये क्या हो गए, अत्यधिक मूल्यवान हो गए, इसलिए इनको अत्यधिक मूल्यवान वन भी कहते हैं। उसके अलावा अगली बात आती है कि कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। जो हमारे आरक्षित वन है वो लगभग आधे हैं, ठीक है, पर जो रक्षित वन है वो भारत में कितने हैं, लगभग 1/3 है। कितने हैं, 1/3 जो वन है वो क्या है, रक्षित है। इनको भी एक प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, पर ये है कि इनको इतना संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता जितना इनको किया जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से वन या कौन से राज्यों में पाया जाता है, तो इसको क्षेत्र देख लेते हैं सीधा ही। क्या देख लेते हैं इसका, क्षेत्र। तो इसके क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जो बिहार है, ठीक है, यानी इसमें एक तरीका ये याद रखने का कि जो अपना भारत रहेगा ना, ठीक, इसके ये वाला इलाका है, यहाँ तक का ये वाला, यानी इस इलाके में ये वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इनमें वर्गीकृत भी पाए जाएंगे, आरक्षित भी पाए जाएंगे, रक्षित भी पाए जाएंगे। जो वो वाले क्षेत्र उनमें भी ये तीनों ही पाए जाएंगे। पर ये जो सर्वाधिक क्षेत्र की दृष्टि से कि इन वनों का सर्वाधिक कहाँ पे है, ठीक है, तो उसके दृष्टिकोण से आपके एक तो है राजस्थान, ठीक, राजस्थान के उत्तर में है पंजाब, इसके यहाँ पे है हरियाणा और बिहार, यहाँ पे है उड़ीसा, ये यहाँ पे हो गया ना, ठीक है, उड़ीसा। और उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे हो गया ना, यानी कि ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये वन। कौन से वाले वन, रक्षित वन। कौन से क्षेत्र में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ठीक, इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से में, राजस्थान, पंजाब। तो अब क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, आरक्षित, रक्षित या वर्गीकृत, तो रक्षित। फिर उसके अलावा दूसरा पंजाब, हरियाणा। वैसे एक नंबर पे उड़ीसा लिख रखा है, तो उड़ीसा में सर्वाधिक होंगे, ठीक है, और आप ऐसे याद रख लो चित्र से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उसके अलावा बिहार और उड़ीसा। ये जो मानचित्र याद रहता है ना व्यक्तियों को, हमारे को जब मानचित्र याद रहेगा तो उससे ये फायदा हो जाता है कि ये जो क्षेत्र में आपने बात किया, ठीक है, अब याद करने में क्या होगी, आसानी, रटने में वो नहीं होगा। तो इनको उतारो। आती है अवर्गीकृत वनों की, कौन से वनों की, अवर्गीकृत। तो अब ये कितने भाग, भारत में कितने होंगे, बचा कुचा है, बच्चे कुचे, बच्चे कुछ ऐसी कहानी याद आ रही है, कहावत याद आ रही, कहानी तो ना, जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़े से एक आधी साल, तो वो अंदर गए, पथारली गवर्नमेंट स्कूल थी, ठीक है, तो उसके अंदर एक टीचर हो जिसको नाम था अमर सिंह मास्टर, ठीक। अब अमर सिंह जो मास्टर है वो आयो क्लास के अंदर, तो क्लास का अंदर आता ही जो अपने कुछ छात्रवृत्ति वाला सिस्टम हुआ करे, तो उसके लिए कुछ नामांकन कराया करे, ठीक, नामांकन मतलब नाम लिखे कि या कौन से कास्ट से बिलोंग करे थे, तो उसकी छात्रवृत्ति कितनी आ गई, तो अंदर आयो, पहले आयो कि जो जनरल में कौन कौन ही, ठीक है, वो के अंदर जनरल वाला हाथ कर लिया, जो ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ग का आई थी ना वो वाला, ठीक है, फिर उसके बाद के अंदर दूसरा जो कि एससी में कौन है, तो शेड्यूल कास्ट वाला हाथ ऊपर कर लिया, ये साहब हमजा, और फिर बोले एसटी में कौन है, फिर वो एसटी वाला कर लिया, फिर उसके बाद में बोल एक आओ एमबीसी कि एमबीसी में कौन है, वो हम कर लिया हाथ, ठीक है, फिर उसके अलावा फिर बोले बच्चा कुचा कौन है, तो अब बच्चा बच्चा कौन बच गया, ओबीसी वाला। तो हमारे साथ में एक बंदा हो जी को नाम से सोनू, ठीक है, सोनू कुमार, वो ऊपर हाथ करो गुरुजी मैं, फिर उसके बाद में उस दिन से ले के बाद में बचा कुचा खेल लग गया, ये तो बचा कुचे सा तो वही है कि बचा कुचा जो ये एवर्गीकृत वन है, ये बच्चे कुचे यानी जो बच चुका है पहले से ही परसेंटेजों के आधार पे, तो अब इसका निकाल लेना, लगभग 33% ही हो जाएगा, और 50 वो हो गया, लगभग 83 हो गया, 50 से 30 80 और 3 83, और 83 के अलावा कितने बचे, लगभग 17%। पर आप बच्चे कुचे, क्योंकि परसेंट कोई दे नहीं रखा, तो कितना हो गया, बच्चे कुचे। और बच्चे कुचे में कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे ये, ठीक है, कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो इनमें क्षेत्रों की बात की जाए तो 2 क्षेत्रों में, पहले तो ये पाए कहाँ पे जाते हैं, किसके अधिकार क्षेत्र में, ये देखना है, इसमें थोड़ा सा अलग चीज दे रखी है कि ये जो वन है, ठीक है, तो ये वन 3 समुदायों के पास है, 3 समुदायों के पास, कौन कौन से समुदाय, 3 स्थानों पे है या 3 के कंट्रोल में, ठीक है, तो इसमें एक तो है समुदाय, किसके पास होता है, समुदाय विशेष में। उसके अलावा किसका नियंत्रण होता है, व्यक्तियों का नियंत्रण होता है, कोई कुछ वन ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर व्यक्तियों का नियंत्रण होगा, ठीक है, और कुछ वन ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। तो अब बात आती है जो अवर्गीकृत वन है,
इनके ऊपर हमने कहा कि समुदाय का नियंत्रण होगा, व्यक्तियों का नियंत्रण होगा या सरकार का नियंत्रण होगा। ये देखा कि इनका नियंत्रण होगा। इससे पहले कभी बोला नहीं, बोला ना, नहीं कहा गया ना, क्योंकि ये जो वन है इनके ऊपर क्या है, वृक्ष काटने पे रोक है, जानवरों का शिकार करने पे रोक है, वन्य जीवों के, तो ये रोक कौन लगाएगी, सरकार। ठीक है, तो इनके ऊपर तो किसका नियंत्रण रहता है, सरकार का या वन विभाग का। पर इसके ऊपर न तो वृक्ष काटने में किसी प्रकार की रोक होगी और न ही वन्य जीवों को, वैसे वन्य जीवों को मारने पे रोक तो है, पर यहाँ पे जैसे कुछ छोटे मोटे जीव जंतु जैसे सांप वगैरह इनको तो मार देते हैं, कोई सजा थोड़ा ना सुना जाती है। तो इन क्षेत्रों में किनका अधिकार है, समुदाय का भी हो सकता है, व्यक्तियों का भी हो सकता है और सरकार का भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जो नॉर्मली वन होते हैं। ठीक है, वन और बंजर भूमियां, कौन सी भूमियां, बंजर भूमि वाले वन, ये इसमें आते हैं। क्लियर, कौन से वाले आते हैं, वन और बंजर भूमि वाले क्षेत्र। अब इसकी बात कर लेते हैं कि अगर इसके क्षेत्र की दृष्टि से देखें, जिस प्रकार से हमने कहा कि ये कौन से क्षेत्र में मिलते हैं सर्वाधिक, तो ये मिलते हैं सर्वाधिक कहाँ पे, जो पूर्वोत्तर भारत है, सात बगीना, सप्तबगीनी, कौन से भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। और उसके अलावा हमारा एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात, जीजे। क्लियर, क्या नाम है, गुजरात। तो ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि हमारे ये जो इस प्रकार से आता है ना पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये मेघालय, ये असम आ जाएगा, और यहाँ पे सिक्किम। हो गए ना सात, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, लगभग 7 ही हो गए। ठीक है, हाँ, कोई एक्स्ट्रा हो गया होगा सिक्किम को ना, तो 7 ही है। ठीक है, तो ये जो पूर्वोत्तर भारत है, इनमें कौन से वन है, अवर्गीकृत वन है। कौन से वन है, हाँ। तो जो हमारा वन विभाग है वो वनों का 3 भागों में वर्गीकरण किया, जिसमें आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। जो आरक्षित वन है वो भारत के लगभग आधे % यानी 1/2 भाग पे है, टोटल वनों का आधा % होगा या 50%। ठीक है, 1/2%। तो ये जो वन और वन्य जीवों का संरक्षण इसमें सर्वाधिक किया जाता है, और सर्वाधिक किया जाने के कारण ये क्या हो गए, अत्यधिक मूल्यवान वन हो गए। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये जो आरक्षित वन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाती है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसमें नहीं लिख रखा, पर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और अगर दक्षिण भारत में आ जाते हैं, तो दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, जो महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। फिर दूसरी बात आती है रक्षित वनों की। जो रक्षित वन है वो भारत के 1/3 क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। क्लियर। फिर अगली चीज बात की हमने अवर्गीकृत वनों की, बचे कुचे, वे वन जो बचे कुचे हैं सोनों की तरह। ठीक है, तो इसमें इन वनों का जो संरक्षण है या इन वनों के ऊपर जो नियंत्रण है वो समुदाय का भी हो सकता है, व्यक्तियों का भी हो सकता है और सरकार का भी हो सकता है। क्यों होता है वो थोड़ी देर आगे और बताऊं क्यों होता है, क्योंकि इनके ऊपर तो सभी सभी का नियंत्रण है, पर इन दोनों के ऊपर किसका है, सरकार का नियंत्रण है। ठीक है, तो इसमें जो सर्वाधिक वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत है उस क्षेत्र में, और उसके अलावा जो गुजरात राज्य है वहां पे ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। स्थायी वन, कौन से वन, वन, ये कोई अलग से विभाजन नहीं है। ठीक है, जो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत हमने वनों का विभाजन किया था ना, तो उसमें हमने आरक्षित और रक्षित के ऊपर कहा था कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या है, अधिकार है, और जो अवर्गीकृत है उसमें समुदाय का भी है, व्यक्तियों का भी है और गवर्नमेंट का भी है। तो इसमें जो स्थायी वन, जिनको हम स्थायी रख सकते हैं, शब्द ने पकड़ो, ठीक है, परमानेंट रख सका था, जिन आपस संरक्षित कर सका था, उन्हें तो शामिल करांगा। और संरक्षित कौन कौन सा कर सका था, या तो आरक्षित ने या फिर रक्षित ने। हालांकि रक्षित में कुछ छूट रह जाए, पर संरक्षित तो कर रहा ना। तो जो अब इनको क्या कर दिया, स्थायी हो गए ना ये, कि हाँ अब ये स्थायी हो जाएंगे। तो इसमें कितने, कौन कौन से, एक तो आरक्षित, कौन सा वाला, और एक रक्षित, एक कौन सा, रक्षित। इन दो वनों को इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आएगा कि स्थायी वन कौन से वन होते हैं। तो स्थायी वन वह वन जिनमें आरक्षित और रक्षित दोनों ही वनों को शामिल किया जाता है, वो कौन से वन कहलाते हैं, स्थायी वन कहलाते हैं। फिर उसके बाद में अगली बात आती है, जो ये स्थायी वन है इनको हम अलग क्यों किया, वन ही बोल देता सीधा, हमने स्थायी लगा। तो इसमें क्या है, जो रख रखाव है, क्या, रख रखाव, जिसके अंदर किस किस का रख रखाव करोगे, या तो इमारती लकड़ी होगा, किसका, इमारती लकड़ी होगा, कि आप इमारती लकड़ी नहीं काटने दोगे, इमारती लकड़ी, वनों को नुकसान पहुंचाते हैं ना लोग, तो इमारती लकड़ियों पे क्या हो जाएगा, प्रतिबंध, यानी उसका क्या करना है, रख रखाव।
उसके अलावा जो वनों से अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी वनों के पदार्थ, इनका भी क्या किया जाएगा, रख रखाव किया जाएगा। ठीक है, कौन से वालों में, स्थायी वनों में। और इन सभी का रख रखाव करने के अलावा यहाँ पे जो भी वन और वन्य जीव हैं उनका क्या किया जाएगा, बचाव किया जाएगा। फिर से देखो, जो स्थायी वन है इनमें रक्षित और आरक्षित वनों दोनों को शामिल किया जाता है, जिसमें क्या होता है, रख रखाव होता है। एक तो इमारती लकड़ियों का होता है, वनों के पदार्थों का होता है, और इनका बचाव किया जाता है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि ये जो वन है, स्थायी वन, ये पाए कहाँ पे जाते हैं सर्वाधिक। ठीक है, तो इनमें हाँ कहाँ पे, तो इसमें देखो, जो आरक्षित और रक्षित दोनों ही जो दोनों ही वन है ना, वो एक क्षेत्र है जिसका नाम है एमपी, मध्य प्रदेश। इसमें लगभग 85% मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन से वन, स्थायी वन। कौन से वन, ये 85% नहीं है, 75% है। कितना परसेंट है, 75%। ठीक, तो लगभग 75% कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। स्थायी वन वह वन जिनमें आरक्षित और रक्षित वनों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके रख रखाव किया जाता है, और रख रखाव में इमारती लकड़ी, वनों के उत्पाद और इनका बचाव किया जाता है। अगर ये सर्वाधिक बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और लगभग 75% ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। समुदाय और वन संरक्षण, तो अब इसमें ये देखना है कि जो समुदाय है ना, अनेक सारे समुदाय, वो क्या करते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, हमारा इस दृष्टिकोण से राजस्थान बहुत अग्रणी है। हमारे यहाँ पे बात आती है 1730 ईस्वी में। ठीक है, तो 1730 ईस्वी में एक महिला हुई थी जिसका नाम था अमृता देवी, और कौन से समाज से संबंधित थी, वो थी विश्नोई समाज से संबंधित। तो जोधपुर का एक राजा हुआ था जिसका नाम था अभय सिंह। ठीक है, उसने अपने जो सेनापति था उसको वृक्षों को काटने के लिए कुछ आदेश दे दिया कि हमारे यहाँ पे वृक्षों की आवश्यकता है, लकड़ियों की आवश्यकता है, तो आप वनों में जाके लकड़ियां काट लो। ठीक है, जोधपुर या मारवाड़ का जो राजा था, तो वहां पे काटने जाते हैं। तो जो अमृता देवी बिश्नोई है, कौन, अमृता देवी बिश्नोई, इसने इसको काटने से क्या कर दिया, मना, कि नहीं आप वृक्षों को नहीं काट सकते। पर अब राजा का आदेश था। ठीक है, तो जो सेनापति था उसने क्या किया कि हम तो वृक्षों को क्या करेंगे, काटेंगे, चाहे कुछ पकड़ सकेगा, हम कौन काट मारे, चाहे हमारी जान ले लो। तो अब ये जो अमृता देवी बिश्नोई महिला है, ठीक है, ये कौन से समाज से संबंधित है, बिश्नोई समाज से संबंधित है। तो ये महिला क्या हुई कि एक पेड़ की लिपटी। ठीक है, कि अगर आप इस पेड़ को काटोगे तो पहले हमारे को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कब की बात है, 1730 की। तो यहाँ का जो सेनापति था वो उसने आदेश दे दिया कि इनको वृक्षों सहित काट दो। ठीक है, तो एक तो ये थी, ये तो क्या थी, नेतृत्वकर्ता, कौन थी, अमृता देवी। उसके अलावा 363 महिला और पुरुष थे। ठीक है, तो 363 महिला और पुरुष भी क्या हुए, इस प्रकार से वृक्षों के लिपट गए। ठीक है, और वृक्षों के लिपट के लिए क्या हो गए, इनको, इनका जो सिर था या इनको वृक्षों के साथ काट दिया गया। कब की बात है, 1730 की है। और कौन से वृक्ष थे, खेजड़ी के वृक्ष थे। कौन से वृक्ष थे, खेजड़ी के वृक्ष थे। अब ये जो वृक्ष थे इनको काटा। ठीक है, अब इनको काटने के बाद इनका क्या हो गया, एक प्रकार से बलिदान हो गया। इनका, ये जो विश्नोई समाज की महिला और पुरुष थे 363, तो इनका बलिदान हो गया। और ये जो बलिदान है ये क्या कहलाता है, खड़ाना। क्या कहलाता है, खड़ाना। तो जो वृक्षों की रक्षा के लिए जो भी बलिदान दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, खड़ाना कहलाते हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 ईस्वी के अंदर लगभग 363 महिला और पुरुषों के साथ में क्या किया, वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। इसलिए प्रतिवर्ष जो खेजड़ी है, खेजड़ी गांव, अब इस गांव का नाम क्या हो गया, खेजड़ी गांव। यहाँ पे प्रतिवर्ष विश्व में एकमात्र स्थान जहाँ पे वृक्ष मेला लगता है, जोधपुर में, राजस्थान में। ठीक है, और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, हिंदी महीनों के अनुसार। तो ये राजस्थान का अहम योगदान था और इसका महत्वपूर्ण बलिदान था। उसके अलावा ये कौन से समुदाय से संबंधित थी या संप्रदाय से, समाज से, विश्नोई संप्रदाय से। ठीक है, विश्नोई। एक यहाँ पे एक जो क्या कहते हैं कि एक संत होते हैं जिसका नाम है जाम्बोजी। क्या नाम है, जाम्बोजी। अब ये जो जाम्बोजी थे, इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। इसमें देख 20 और नोई,
यानी इसमें 29 नियम है, 20 प्लस 9, 29 नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो इन्होंने उस समय में इन वृक्षों के बारे में, इनकी रक्षा के बारे में बताया दिया था, जिस समय में लोगों को ये अनुमान नहीं था कि आगे जाके वृक्षों से हमारे को इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, और अब इस विश्नोई संप्रदाय से संबंधित एक व्यक्ति है, इस समाज से संबंधित, जिसका नाम है लॉरेंस विश्नोई। क्या नाम है? लॉरेंस विश्नोई। अब इसका एक मैटर हो रहा है, किसके साथ? सलमान खान के साथ। किसके साथ? सलमान खान के साथ। अब सलमान खान के साथ क्या मैटर है इसका, कि सलमान खान यहाँ पे आता है राजस्थान में लगभग 1998 के आसपास। एक मूवी थी जिसका नाम था हम साथ साथ, हम साथ साथ, इसकी शूटिंग के लिए, जिसमें ये गाना ये था ABCDEFGHI, था ना, ये इसी मूवी का था ना। तो यहाँ पे ये गाना गाता गाता क्या कर दिया, यहाँ पे एक हिरण था। कौन सा हिरण? काला हिरण। अब इस काले हिरण को ये चाव चाव तो मायने ना मार दिया। और जो विश्नोई संप्रदाय है, समाज है, वो काले हिरण को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है। तो अब जो लॉरेंस विश्नोई है वो बार बार इसको क्या देता है? धमकी देता है। किसको? सलमान खान को। देख अब तूने ठार ले जाएगा, तूने ठोकांगा पूरी तरीके से, कर तुम नेता बनो, खूब तेरा दिन नाच लिया। तो इस प्रकार से लॉरेंस विश्नोई इसको बार बार धमकी देता रहता है। उसके अलावा जो सलमान खान है, देखो एक वो जो हिरण है, हिरण को मारने का अंजाम, कि आज के दिन जो हमारा जोधपुर हाई कोर्ट है, उसकी सलमान खान जैसे व्यक्ति को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बहुत बड़ी हस्ती है वो, पर किस कारण से? एक हिरण के शिकार के कारण से। ये कहता है कि मेरे फूफा हो रो विश्नोई समाज में, कि अब तो मैंने छोड़ दो, मैं ला दे दूं थाने घना सारे हिरण, पर मैंने छोड़ दो थे। पर एक हिरण मारने का इसका नतीजा ये है कि आज के दिन इसको लॉरेंस विश्नोई धमकी देता रहता है, और इसकी कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, उसमें पेशी चल रही है। तो बताओ राजस्थान कितना बड़ा अहम रोल है वन और वन्य जीवों के संरक्षण में, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। वो अलग बात है। अब आगे देखो कि अब जो भारत में वनों का संरक्षण कर रहे हैं, क्लियर यार, ठीक है। तो वनों का संरक्षण करने के लिए हमारे यहाँ पे अनेक सारे समुदाय हैं, ठीक है। तो वनों का संरक्षण अगर आपको करना है, तो आप अगर गाँव में करोगे ना, तो सबसे बेस्ट संरक्षण रहेगा। तो हमारे यहाँ पे अनेक समुदाय मतलब कि हमारे यहाँ पे अनेक सारे स्थानीय समुदाय हैं। कौन से समुदाय? स्थानीय समुदाय है, जो क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सरकार के साथ मिलके, या फिर संरक्षण अधिकारी, क्लियर। तो सरकार लगा लो ना आप, सरकार के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, इनका संरक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संरक्षण, क्लियर। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि आपने कह दिया जो स्थानीय स्तर पे हैं, वो सरकार के साथ मिलकर संरक्षण कर रहे हैं। तो अब ये जो संरक्षण कर रहे हैं, तो इसके लिए कहाँ कहाँ पे संरक्षण किया गया कि स्थानीय लोग आए और अपनी भागीदारी निभाए। तो उसमें हमारे यहाँ पे एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सरिस्का। कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का। कौन सा है? सरिस्का। और कहाँ पे है ये? अलवर में, ठीक है। तो अब ये जो सरिस्का अभ्यारण्य है, इसके जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के अलवर के अभ्यारण्य के आसपास के, वो इनकी इनकी क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। तो ये स्थानीय लोग यहाँ के, कहाँ के? अलवर के, ये इनकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। कौन कौन? ये और सरकार के सहयोग से, ठीक है। किसके सहयोग से? सरकार के सहयोग से, या जो सरकारी अधिकारी हैं जो वनों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उनके सहयोग से। पर उसके अलावा कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिनमें सरकार का रोल ही नहीं है, फिर भी वहां पे संरक्षण किया जा रहा है। जैसे हमारे राजस्थान में अलवर में ही है। कहाँ पे? अलवर में ही ऐसा स्थान है जिसमें सरकार का कोई अहम भूमिका नहीं है, और उसको सरकार की उसमें रोल अदा भी नहीं किया जा रहा, यानी सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ पे अलवर के 5 गांव थे। कितने गांव? 5 गांव। इन गांवों ने मिलके लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि को? लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि। कितनी? 1200 हेक्टेयर भूमि को क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया। यानी इसमें जो भी वन होंगे और इसमें जो वन्य जीव होंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और ये जो संरक्षण घोषित किया, इसको नाम दिया भैरवदेव डाकऊ। क्या नाम दिया गया? भैरवदेव डाकऊ, ठीक है। और डाकऊ के साथ इसको कह दिया सेंचुरी। क्या कह दिया? सेंचुरी।
तो अब आपसे पूछ ले कि भैरव देव डाकघर सेंचुरी क्या है, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो अलवर जिला है राजस्थान का, उसमें 5 गांव ने मिलकर लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि के ऊपर वन क्षेत्र या वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसका नाम रखा है भैरव देव डाकघर सेंचुरी। क्या रखा है? भैरव देव डाकघर सेंचुरी इसका नाम रखा है। तो ये जो समुदाय है, इनमें से अगर वनों को संरक्षण करना है, हमने कहा कि समुदाय है वो क्या करें, वनों का संरक्षण कर रहे हैं। पर ये वनों का संरक्षण हमने देख लिया कि एक तो अलवर में सरिस्का कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे कौन सी सेंचुरी थी? भैरव देव डाकघर सेंचुरी, उसके माध्यम से कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो वृक्ष हैं या कुछ समुदाय या कुछ जातियां, इनकी वृक्षों की क्या करती हैं? पूजा करती है ना। अब वृक्षों की पूजा करेंगे तो इनकी ये मान्यता होती है कि इनको जलाने से, ठीक है, या उसके अलावा इनको काटने से हमारा जो धर्म है उसको ठेस पहुंचती है, या हमारे समाज को उसे ठेस पहुंचती है, यानी कि एक प्रकार से उसकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, उसकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग होती है ये, ठीक है, ये पेड़ पौधे। तो इनमें एक बार तो जनजातियों की बात कर लेते हैं कि जो जनजाति वाला क्षेत्र है, ठीक है, जिनमें दो जनजातियां हैं, जिनमें एक का नाम है संथाल और एक का नाम है जिसका नाम है मुंडा। कौन सी जनजातियां? संथाल और मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति? ये जो जनजाति है, ये जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, अगर आप खनिजों की दृष्टि से समृद्ध अगर भारत का कोई हिस्सा देखोगे ना, तो वो है छोटा नागपुर का पठार। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये कौन से क्षेत्र में आता है? जो उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इस क्षेत्र में आता है। तो ये जो वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र? छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे पाई जाती है ये जनजातियां। हाँ, तो ये कौन से वृक्षों को रक्षित करेंगी, यानी कि कौन से वृक्षों की पूजा करती हैं? तो इनके जो वृक्ष हैं, एक तो महुआ, ठीक है, अगर जनजातियों में सर्वाधिक कोई वृक्ष की बात की जाती है तो वो एक ही वृक्ष की बात की जाती है, महुआ की, ठीक है, क्योंकि जो शराब बनती है वो कौन से वृक्ष से बनती है? महुआ से। अब ऐसा तो है नहीं कि जनजाति क्षेत्रों में जाते ठेका खोल देगा कि लो जी थैल लो, पर वो क्या करते हैं, ठेके के पास तो जाते नहीं, पर एक वृक्ष का पालन करते हैं जिसका नाम है महुआ वृक्ष, और उससे वो क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं, ठीक है। एक तो ये वृक्ष है, और उसके अलावा एक वृक्ष है जिसका नाम है कदम का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? कदम का वृक्ष। इनकी ये जो संथाल और मुंडा जनजाति है, ये इनकी क्या करती है? पूजा करती है। और अब इनकी जो पूजा करेगी इनकी, ठीक है, अब इनकी पूजा करने से इनका क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इनकी पूजा करती है और क्या होगा? इनका संरक्षण। क्लियर? उसके अलावा उड़ीसा में कुछ जनजातियां हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में क्या है? जनजातियां। तो यहाँ पे दो वृक्ष हैं जिनकी क्या की जाती है? शादियों के अवसर पे पूजा की जाती है। कौन से अवसर पे? शादियों के अवसर पे। ये जो उड़ीसा में जनजातियां हैं, ये शादियों में एक तो वृक्ष है जिसका नाम है इमली, और दूसरा है आम। इनका शादियों के दौरान क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इनकी पूजा इसलिए की जाती है, उनकी मान्यता है कि अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो उनकी काली बहू आ जाएगी। कौन सी बहू आ जाएगी? काली बहू। इसलिए ये काली बहू नहीं लाना चाहते। तो ये कौन कौन से समय में इनकी पूजा करते हैं? शादियों के समय में, ठीक है। शादियों के समय में क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। तो भी क्या कर सौंडी बहू लगे हैं? हाँ से। तो इनकी कौन कौन से वृक्ष? आम और इमली। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो कुछ लोग ज्यादातर, ठीक है, तो हमारा जो समाज है, तो उसमें बहुत सारे लोग किस किस की पूजा करते हैं? वृक्षों में, या तो पीपल की करते हैं, ठीक है, हर गांव में पीपल की पूजा होती है, भले नीम की करी चाहे ना करी, ठीक है, और पीपल की जरूर होगी। उसके अलावा नीम की भी होती है ना। और एक वृक्ष है जिसका नाम है खूट, ना सॉरी वट, क्या नाम है? वट। हाँ, ये जो वट है इनकी क्या होती है? पूजा होती है। तो अब ये इतने वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, या तो खैर कैसे कि हम महुआ की पूजा करांगा तो हाँ दवाई मिल जाएगी, या खैर से कि शादी जो आम और इमली है अगर इनकी पूजा करांगा तो सोमड़ी लोगाई मिल जाएगी। और उसके अलावा बहुत सारे लोग चीज पीपल नीम और वट की पूजा करी थी, एक हमारी लड़कियां करी थी और लड़का की सोमड़ वर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारे क्या हो रहा है? वनों का संरक्षण हो रहा है।
अब वनों का संरक्षण हमने देखा कि जो वृक्षों की पूजा के माध्यम से हम संरक्षण करें, तो अब इसमें किसका संरक्षण हो गया? वृक्षों का हो गया। तो वनों में वन्य जीवों का भी तो देखेंगे, ठीक है? तो हम किसका देखें? जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण, जीवों का संरक्षण। किसका संरक्षण? जीवों का संरक्षण। क्लियर? अब ये जो जीवों का संरक्षण है, ये किस प्रकार से किया जा रहा है? जैसे हमारे यहाँ पे अनेक सारे धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों में जैसे मंदिर, ठीक है? वो कौन सा मंदिर था? बलेश्वर का मंदिर, ठीक है? तो वहां पे आपने देखा होगा उस मंदिर में, वहां पे क्या थे? बंदर थे, ठीक है? और बंदर के अलावा एक था क्या? माकड़, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं? लंगूर। क्या बोलते हैं? लंगूर। अब ये बंदर और लंगूर है ना, ये दोनों दिन इनको वहां पे क्या किया जाता है? खिलाया पिलाया जाता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि वहां पे इनकी संख्या क्या है? अधिक है। तो ये क्या हो गया? उनका संरक्षण हो गया। तो धार्मिक स्थल का महत्व बढ़ गया ना। तो इस प्रकार से इनका क्या हो रहा है? संरक्षण। जिन्होंने देवता का रूप पूजी थी, बंदरा को, ओहो बालाजी महाराज की जय, ठीक है? तो अब ये कितना बड़ा काम हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे जो क्या कहते हैं जानवर हैं या जीव हैं, उनका क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है। कहाँ पे? मंदिरों में। उसके अलावा जो विश्नोई संप्रदाय है या विश्नोई समाज है, ठीक है? जो विश्नोई समाज है उसमें एक तो सलमान खान का मतलब काला हिरण, ठीक है? हाँ, और काला हिरण के अलावा यहाँ पे अनेक सारे क्या पाए जाते हैं? मोरों के झुंड पाए जाते हैं, नीलगाय पाई जाती है, चिंकारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड, ठीक है? मोरों के झुंड। जो चिंकारा है वो हमारा राज्य पशु है, और जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्लियर? तो इनका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है? को संरक्षण के लिए कुछ आंदोलन हुए, ठीक है? बस आपकी बुक में नाम दे रखे हैं, तो उसको थोड़ा याद कर लेना। कौन कौन से आंदोलन हुए? एक तो आंदोलन हुआ चिपको आंदोलन। कौन से क्षेत्र में? हिमालय क्षेत्र में हुआ। कौन से क्षेत्र में? हिमालय क्षेत्र में, ठीक है? कौन सा आंदोलन हुआ? चिपको आंदोलन, ठीक है? और उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे टिहरी बांध है, तो वहाँ के जो क्षेत्र है वो टिहरी है, ठीक है? ये शायद उत्तराखंड में आता है, देख लेना एक बार। तो यहाँ पे भी एक आंदोलन चला जिसका नाम था बीज बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बीज बचाओ आंदोलन। हाँ, बीज बचाओ आंदोलन। इसमें क्या किया गया कि जो हम कृषि करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है? उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे, खाद बीज का नॉर्मल तरीके से, ठीक है? एक प्रकार से जैविक खेती। किसके लिए? जैविक खेती के लिए। क्लियर? ये हो गए क्या हमारे आंदोलन। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, वन प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है? देखो, ये जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है, तो इसके नाम से ही पकड़ो कि संयुक्त यानी मिलजुल कर वनों का क्या करना है? प्रबंधन करना है। इसके लिए क्या चलाया जाएगा? कार्यक्रम चलाया जाए, ठीक है? तो ये जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है, इसकी जो शुरुआत है कब हुई? 1988 ईस्वी में, ठीक है? 1988 ईस्वी में वन प्रबंधन संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और सर्वप्रथम इसको किसने पारित किया? इसका इस अधिक जो ये है ना वन प्रबंधन कार्यक्रम, इसको पारित किया उड़ीसा ने, ठीक है? कौन से राज्य ने? उड़ीसा राज्य ने। और जो उड़ीसा है, ठीक है, अब ये जो उड़ीसा है इसके लिए ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया, तो ये कार्यक्रम क्यों किया? क्योंकि वनों को क्या करना है? संयुक्त रूप से मिलकर, हाँ, संयुक्त रूप से मिलकर क्या करना है? संरक्षण, ठीक है, या इनका प्रबंधन। क्लियर? तो ये है आपका क्या? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सन 1988 ईस्वी के अंदर आया, इसको सर्वप्रथम उड़ीसा ने लागू किया है, और उसके अलावा इसमें क्या करना है? संयुक्त रूप से मिलकर वनों का क्या करना है? संरक्षण और प्रबंधन करना है। किनका? वनों का।
क्लियर? ओके।